नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसका 3rd चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, खनिज और शक्ति संसाधन। और इसके साथ ही जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, पिछले वीडियो के अंदर 1st और 2nd चैप्टर दोनों थे। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय साधन है या जो है अनवीकरणीय साधन है। मतलब सौर ऊर्जा क्या, जो सौर एक क्या है संसाधन, तो जो सौर ऊर्जा वाला संसाधन है वो नवीकरण में आएगा या अनवीकरण में आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो हम आगे पढ़ते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही है? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। तो सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? किरी ने पूछा। सुकांत कहता है कि क्या आपने कभी नानबाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसने आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं? मतलब उसमें क्या क्या मिला हुआ है वो नजर नहीं आता। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो कि खनिज कहलाते हैं। और ये खनिज पदार्थ की चट्टान जो पृथ्वी की चट्टान परपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। तो क्या है खनिज? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, वो खनिज कहलाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। खनिज क्या होता है? मिनरल्स किसको कहते हैं? कि नेचुरल रूप से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक खनिज है तो उसके अंदर मात्रा, जो उसके अंदर जो भी अवयव मिले हुए हैं तो कोई किसी भी अनुपात में मिल जाएंगे। आज इस अनुपात में मिले हैं, कल उस अनुपात में वो खनिज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, उसमें जो भी अवयव हैं, जो भी पदार्थ हैं, सबकी एक मात्रा निश्चित होती है, तब जाकर के वो खनिज बनता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। ये किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। तो मतलब आसानी से मिल नहीं सकते वो। ये अभिगम्य का मतलब है आसानी से इंसान नहीं पहुंच सकता वहां पर, आसानी से हमें प्राप्त नहीं हो सकते। तो इधर ये कह रहा है कि आप जानते हैं आपके भोजन में जो नमक है और आपकी पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है वो भी एक खनिज है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। तो उसके भौतिक गुण जैसे क्या है, उसका कलर क्या है, घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, कठोरता कितनी है, या नम या सॉफ्ट है वो, रासायनिक गुण क्या है, किसमें कितना वो जो विलय हो सकता है। तो इन सब के आधार पर इन खनिजों को पहचाना जा सकता है। इसके बाद में आता है खनिजों के प्रकार। सबसे पहले देखिए शैल किसको कहते हैं? खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह, उसको हम कहते हैं शैल यानी चट्टान। तो खनिज अवयवों का एक अनिश्चित संगठन, अब वो तो खनिज उसमें से निकालने पड़ेंगे। और शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उनको हम कहते हैं अयस्क। तो शैल तो एक बड़ा रूप हो गया कि खनिज अवयवों का एक अनिश्चित संगठन या एक से अधिक खनिज जो हैं
तो उसको हम कहते हैं शेल यानी चट्टान। और अब उसके अंदर जिससे हम खनिजों का खनन करेंगे, पर्टिकुलर जिससे कोई खनिज हमें मिलेगा, उसे हम कहते हैं अयस्क। तो फिर उस खनिज से, जैसे उस धातु को या जो भी उस चीज से निकाला जाता है, तो उसे हम कहते हैं अयस्क। वो जो शेल है उसे जिससे खनिजों का खनन किया जाएगा, उससे कहा जाता है अयस्क। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज ही समझे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में आता है, पृथ्वी पर 3 प्रकार से अधिक विभिन्न खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जा सकता है। धात्विक और अधात्विक। धात्विक को फिर 2 भागों में, लोह और अलोह। धात्विक क्या होते हैं? धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। मेटल जिसको कहते हैं, धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लोह अयस्क, बॉक्साइड, मैंगनीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह भी हो सकते हैं, अलोह भी हो सकते हैं। लोह खनिज जैसे लोह अयस्क है, मैंगनीज है और क्रोमाइट। और अलोह खनिजों में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातुएं होती है, जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब अलोह धातुओं के अंदर आती है। तो कितने कम शब्दों के अंदर अच्छा सा समझा रखा है। ध्यान आपको इसमें रखने वाली क्या क्या चीजें, एक तो शेल क्या होते हैं, जिसमें खनिजों का एक अनिश्चित संगठन हो, बहुत सारे खनिजों का समूह हो, उसको हम कहेंगे शेल या चट्टान, या जिसको रॉक कहा जाता है। और फिर जिस सेल से खनिजों का खनन किया जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो उससे अलग अलग जो खनिजों का खनन करके और फिर उससे जो धातुएं हैं या जो भी हमें उससे चीज चाहिए होती है, जो उसे मिल सकती है, वो हम उससे निकालते हैं। तो धात्विक और अधात्विक 2 भागों में बांटते हैं। धात्विक को 2 भागों में, लोह है और अलोह में। तो धात्विक खनिज में क्या होता है? अब देखिए, जो धातु है उसकी विशेषता क्या होती है? एक तो वो चमक होती है। तो धात्विक खनिज की ये विशेषता है, क्योंकि जो धातुएं होगी वो निश्चित रूप से उनमें क्या होगी? चमक आपको मिलेगी देखने में। और विद्युत की सुचालक होती है। अब जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी विद्युत की कुचालक है, यानी उसमें आगे विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अब मान लीजिए कोई बिजली का वायर है खुला हुआ और एक सूखी लकड़ी है। अब सूखी लकड़ी को आप एक तरफ से पकड़ के और दूसरी तरफ उसके लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन लोहे की रोड है कोई, और उसको आप एक तरफ से पकड़ के अपने हाथों से और उसको दूसरी तरफ लगा लीजिए, तो वही मामला खत्म है फिर। तो ये धातु की विशेषता होती है कि एक तो उनमें शाइनिंग होती है, चमक होती है, दूसरा ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। ऊष्मा को सुचालित करने का मतलब ये है कि जैसे लोहे को आप धूप में रख दीजिए, वो गर्म होगा ना वो, जबकि जो लकड़ी है उसको आप धूप में रख दीजिए। अब एक तो लोहा गर्म जितना होगा और एक लकड़ी जो गर्म होगी, क्या दोनों एक ही बराबर गर्म होंगे? लोहा कहीं अधिक गर्म होगा कि आप उसको हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, इतना गर्म हो जाएगा। तो लोहा अयस्क के उदाहरण जो हैं, जैसे लोहा अयस्क, बॉक्साइड, मैंगनीज, तो ये कुछ उदाहरण है। धात्विक लोहा और अलोह होते हैं। लोहे के उदाहरण है लोहा अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, यानी जिनमें कहीं ना कहीं लोहे की मात्रा पाई जाएगी। जबकि अलोह धातुओं के अंदर वो धात्विक तो हैं, लेकिन उनमें लोहे की मात्रा नहीं होती, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब। फिर अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण है, यानी इनमें कोई मेटल नहीं मिलता, कोई धातु नहीं मिलेगी। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिजों में आते हैं, क्योंकि कोई धातु जैसी चीज जो है वो इनमें नहीं होती। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। अब ये खनन, प्रवेदन और आखनन क्या क्या होता है तो आएगा अभी आगे। खनिजों का निष्कर्षण का मतलब है कि उसको कैसे निकाला जाएगा। तो एक तो होता है खनन के द्वारा, ये तो सबसे सिंपल है, आपने जो नॉर्मली आप देखते हो वो खनन ही होता है।
फिर आता है प्रवेधन और आखनन। खनन भी दो प्रकार का, विवर्त और कुपकी। तो क्या होते हैं ये? पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। अब पृथ्वी के अंदर सतह से जो भी अंदर दबी हुई रॉक है, चट्टाने हैं, उनको हम बाहर निकालते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है खनन, यानी खोद करके बाहर निकालना। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवर्त खनन कहते हैं। और जो बहुत ज्यादा गहरे हैं उनको हम निकालने की प्रक्रिया कहते हैं कूपक। तो ये छोटा सा ही डिफरेंस है। जो बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऊपरी ऊपरी सतह को हटाया, हमें खनिज मिल गए, विवर्त खनन कहेंगे। और बहुत ज्यादा गहराई पर है, उसको फिर हम उस प्रक्रिया कहते हैं कूपक। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कुपकी खनन कहा जाता है। तो वही है, अधिक गहराई के अंदर जो खनिज हो तो उनको निकालने के लिए जो खनन है उसको कुपकी खनन कहते हैं। और विवर्त खनन जो क्या होता है, जो सतह के पास ही होते हैं और उनको सतह को ऊपर से हटा करके निकाला जा सकता है। तो ये तो खनन हो गया। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। मतलब कूपों का मतलब कुओं से है, इसे प्रवेधन कहा जाता है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है वो प्रक्रिया कहलाती है आखनन। तो सतह के जो बिल्कुल निकट स्थित खनिज हैं उनको जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद करके निकालते हैं उसको आखनन कहा जाता है। इसके बाद आता है खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में और कुछ कायंत्री शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। तो ये शैल कौन कौन से प्रकार की होती है ये आप देख चुके हैं। पहले के जो लास्ट जो हमारी थी, जो भी क्लासेज हुई थी, वहां आया था कि आग्नेय शैल क्या होती है, फिर अवसादी शैल क्या होती है, और फिर कायंत्रित शैल क्या होती है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। धात्विक खनिज जो है वो आग्नेय और कायंत्रित शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज मुख्य रूप से किन शैलों में पाए जाएंगे? आग्नेय और कायंत्रित शैल समूह में। उत्तरी स्वीडन में लोहाएस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायंत्रित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। तो वैश्विक स्तर पर अगर खनिजों की बात करें तो जैसे उत्तरी स्वीडन जो है वहां लोएस्क मिलेगा, ओंटेरियो जो है कनाडा में वहां तांबा और निकल, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, और साउथ अफ्रीका निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। ये सब उदाहरण है आग्नेय और कायंत्रित शैलों में पाए जाने वाले खनिज। तो मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं होती जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। अब ये नवीन वलित पर्वत वगैरह क्या है, देखिए मोड़दार पर्वत होते हैं, ये सब चीजें भी मैंने आपको समझा दी है। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संयंत्र इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें सार क्या है मेन चीज का, कि मेनली देखिए शैल तीन प्रकार की होती है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। धात्विक खनिज मुख्य रूप से मिलेंगे आग्नेय और कायंत्रित में, जबकि अधात्विक मिलेंगे अवसादी चट्टानों में। आग्नेय और ये जो धात्विक खनिज हैं वो मेनली जैसे कहाँ कहाँ मिलते हैं हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये तीन चार नाम आए हैं। जबकि अवसादी शैल समूह से अधात्विक खनिज वगैरह कहाँ है, तो जैसे फ्रांस का हो गया ये चूना पत्थर वाला, कौन सा प्रदेश, काकेसस प्रदेश, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज, और अल्जीरिया के फॉस्फेट संयंत्र इसके कुछ उदाहरण है। यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, आपको पता है यूक्रेन की स्थिति जो है, रूस और यूक्रेन का। और खनिज ईंधन जैसे मान लीजिए कोयला और पेट्रोलियम जो है ये भी कौन सी चट्टानों में मुख्य रूप से मिलते हैं? अवसादी चट्टानों में। अब कितने काम की चीजें हैं,
अब ये है संसार। कि लोहे, तांबे और बॉक्साइट। तो अब इसमें देखिए, ये लोहे का साइन है, ये तांबे का, ये बॉक्साइट का। अब ये पूरे विश्व का मानचित्र है। अब जैसे भारत की बात कीजिए, ये भारत है यहाँ पे, तो भारत में देखिएगा लोहा भी है, बॉक्साइट भी है। ये मेनली जो पूरे विश्व के स्तर पे बताए हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ से वो चीज़ें निकलती हो। तो अब जैसे ये नॉर्थ अमेरिका वाला भाग है, तो यहाँ तांबा देखिए, तांबा तांबा तांबा, लोहा लोहा लोहा, बॉक्साइट लोहा। और यहाँ जो है ये बॉक्साइट, ये बॉक्साइट। और ये जैसे साउथ अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। इसमें ये देखिए, ये क्या है, तांबा है, ये तांबा है, ये भी तांबा है, ये लोहा है। तो इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखिए एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लोहे अयस्क निक्षेप है। देखिए यहाँ निक्षेप का मतलब जो है वो एक तरह से भंडार से है। हम इस लाइन को ये भी कह सकते हैं कि चीन और भारत के पास लोहे अयस्क के विशाल निक्षेप हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो निक्षेप का जो यहाँ जो मतलब है वो एक तरह से भंडार से है। तो चीन और भारत के पास में विशाल लोहे अयस्क, यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन हो गया, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, खूब टीन होता है यहाँ पे, टीन। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। अभी आगे ना, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। निक्षेप का मतलब है यहाँ भंडार से। तो यूरोप विश्व में लोहे अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहे अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो अब देखिएगा, यहां अगर एशिया की बात करें तो जैसे मेनली एक तो है कि विशाल लोहे अयस्क तो है, लेकिन उस लोहे अयस्क में अब क्या क्या उसमें धातु है, तो एक तो है टिन, तो इसका ध्यान रखिएगा। और बाकी इसके अलावा जैसे शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन, तो फिर ये भी हो गए। और यूरोप की बात करें तो यहाँ तांबा है, सीसा है, जस्ता, मैंगनीज, निकल। अब ये निकल, मैंगनीज तो इधर एशिया में भी हैं, लेकिन मेनली थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना है, तो वो यहाँ पर ये है कि ये तांबा, सीसा, जस्ती जैसी चीज़ें एशिया के अंदर टिन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी ये तो सब तो है ही। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। तो ग्रेट लेक के उत्तर में ये वाला प्रदेश हो गया, ये हो गया, और ये पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। तो ये 3 क्षेत्रों में है। लोहे अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन। लोहे अयस्क, निकल, ये जो है सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन जो है वो कनाडियन शील्ड प्रदेश और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। और पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। अब ये देखिएगा, अब इसमें कोयला और खनिज तेल कहाँ कहाँ हैं तो वो बताए गए हैं मैप के अंदर। और बाकी इसमें देखिए, एक जो अपलेशियन पर्वत जो प्रदेश देखा हमने, अपलेशियन प्रदेश, तो यहाँ है ये अपलेशियन प्रदेश इस प्रकार से, ये अपलेशियन प्रदेश के अंतर्गत आता है। अपलेशियन पर्वतमाला ये जो प्रदेश है ये। और क्या था दूसरा नाम? कनाडियन शील्ड। तो ये हडसन की खाड़ी के चारों तरफ, ये जो भाग है ये है हडसन की खाड़ी।
तो यहाँ इसके चारों तरफ ये वाला जो है, एक तरह से ये इस प्रकार से, ये है कनाडियन शील्ड जो हडसन की खाड़ी को घेरे हुए है। थोड़ा इसमें उत्तरी अमेरिका वाला भाग भी आएगा, और जो ऊपर ये प्रदेश कनाडा है, तो कनाडा का पूर्वी वाला भाग और मध्य वाला भाग, ये इस प्रकार से कनाडियन शील्ड, ये अपलेशियन प्रदेश हो गया। तो अब जैसे कोयला खनिज तेल कहाँ का है, तो ये देखिए दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये खनिज तेल वाले भाग रहे, ये रहा, ये इधर ये खनिज तेल, और खनिज तेल है तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी प्रदेश, तेल इधर खूब है। ये सऊदी अरब, ये जो यूएई, दुबई, ये जो संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, तो खूब तेल है वहाँ पे। ये भारत के अंदर भी बताया गया, यहाँ है, यहाँ भी ये खनिज तेल है। ये देखिए एक जो खाड़ी नाम आता है, खाड़ी किसको कहते हैं? खाड़ी कहते हैं जिसके तीन ओर स्थल प्रदेश से घिरा हुआ हो, जो तीन तरफ से स्थल प्रदेश से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान को हम कहते हैं खाड़ी। तो जैसे बंगाल की खाड़ी है, और जैसे ये हडसन की खाड़ी, ये खाड़ी खाड़ी है। तो खाड़ी क्या हो गया? समुद्र का वो भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, उसको हम खाड़ी कहते हैं। इसके बाद में आता है दक्षिणी अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व के में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। दक्षिणी अमेरिका के पास में सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अब्रेक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना और चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में है। ब्राजील के अंदर विश्व के उच्च कोटि का लोहे एस्क मिलता है। चिली और पेरू के अंदर तांबा खूब मिलता है। ब्राजील और बोलिविया यहाँ टिन खूब मिलता है। और बाकी जो यहाँ और है तो सोनार, ये बाकी जो धातु वगैरह ये सब जो है ये भी मिलते हैं। और खनिज तेल की बात करें तो वेनेजुएला, अर्जेंटीना और चिली, पेरू और कोलंबिया। तो ये हो गए दक्षिणी अमेरिका के। इसके बाद में आता है अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी। इधर देखिए हीरा के बारे में क्या है कि हीरा एक दुर्लभतम, हरा हीरा जो है वो एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अब ये जो समय है ये पृथ्वी के हिसाब से वैसे बताए, इसने लिखा है मात्र 30 करोड़ वर्ष, तो ये इसके हिसाब से है। तो आज से 430 करोड़ वर्ष ये बने, पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके 30 करोड़ वर्ष पश्चात, या यूं कह लो कि आज से 430 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये पृथ्वी जो है ये भी एक दिन सारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, वापस कभी ना कभी तो होगी, फिर नए सिरे से फिर से निर्माण होगा। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, हीरा, सोना और प्लेटिनम। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहेस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज तेल हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तो अफ्रीका के अंदर देखिए खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब इनके पास इतना खनिज संसाधन है तो ये अफ्रीकन जो देश हैं ये इतने ज़्यादा गरीब कैसे हैं? गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है कि इनके पास में वो साधन नहीं है कि वो इन धातुओं का खनन कर सके। तो जो दूसरी कंपनीज वगैरह हैं वो खनन करते हैं। अब जैसे बिहार है, अब बिहार के अंदर, बिहार, झारखंड, अब ये कोई ऐसे राज्य तो है नहीं जिनके पास खूब पैसा हो। वहाँ इतनी गरीबी क्यों है, जबकि वहाँ इतने, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा
जो खनिज वगैरह निकलते हैं वो झारखंड, बिहार, इस तरह के जो प्रदेश हैं उधर वाले, उनमें निकलते हैं, जबकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो कई फैक्टर काम करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। और फिर ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले दूसरे खनिज हैं। तेल जो है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये महत्वपूर्ण है। सोना, हीरा, लोहा, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक। तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। तो ये जो खाने हैं, ये खाने कहाँ है सोने की, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक। ये 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। देखिए एग्जाम में कभी प्रश्न आता है अगर समान खनिज है तो वो तो कैसे पूछेगा, लेकिन जो बिल्कुल हटके है, पर्टिकुलर किसी स्थान से ज्यादा निकलता है या ज्यादा विशेषता है, तो वो पूछता है। इसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भू विज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है, यानी भंडारों का। लोहे, एस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वहां से जो है वो निकालना इतना आसान काम नहीं है। और लेकिन हाँ, यहाँ के जैसे मान लीजिए कोयले हैं या फिर जैसे लोहे की मात्रा है, उसके भंडार वगैरह का पूर्वानुमान किया गया है कि हाँ ये मिल सकते हैं। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबा जो है वो एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर के, सिक्के जो आते हैं उनमें भी तांबे का प्रयोग होता है, पाइप वगैरह होते हैं उनमें होता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्टज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके एस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तनों में होता है। जो एल्यूमिनियम का प्रयोग है, आपको घरों के अंदर भी एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन खाना जो है वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं बनाना चाहिए। सब्जी वगैरह जो बनाते हैं लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आयरन की मात्रा भी जो है वो शरीर में जाती रहती है। तो बर्तन जो है वो लोहे के इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे ज़्यादा सही होता है लोहे के बर्तन इस्तेमाल करना। एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करने से बहुत सी समस्याएं आती है। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। अब ये तो लाखों करोड़ों वर्षों में खनिज का निर्माण होता है, मानव इनका उपभोग कर रहा है फटाफट। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो खनिजों का पुनः प्रयोग, कम प्रयोग, तो ये एक पुनर्चक्रण है कि जो है इसका कम प्रयोग किया जाए। तो कम प्रयोग करना ही इसका एक सबसे बड़ा उपाय है। अब आता है शक्ति संसाधन। सनी की मां अपने दिन की शुरुआत गीजर, ये गाइजर क्या है, गीजर होगा, बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी इस्त्री करती है वर्दी पर। उसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। अब ये देखिए, ये जूस वगैरह ये आजकल बनाते होंगे। पहले जब हम जब स्कूल जाते थे तो हमारा तो नाश्ता यही होता था कि रात को जो माँ रोटी बना के रखती थी बाजरे की, गेहूं की,
तो रोटियां हमेशा एक्स्ट्रा ही बनती थी, 8-10। तो सुबह वो बाजरे की रोटी या जो गेहूं की रोटी है उनको आपस में बढ़िया से मिला करके उनको चूर के उसमें खूब सारा दही, आधा प्याज, थोड़ा सा नमक मिला के वही नाश्ता होता था। और उससे दोपहर तक भूख नहीं लगती थी स्कूल में। अब ये ठीक है, आजकल ये चीज़ें हैं, एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? और देखिए, खान पान के अंदर आजकल जो ऐड आते हैं टीवी में, ये इतने ज़्यादा भावुक करने वाले ऐड होते हैं कि मतलब जो एक अच्छी मम्मी क्या होगी, मतलब कौन सी महिला को आप अच्छी मम्मी कहोगे? तो फिर ये जो कई तरह के ये जो चीज़ें आती है, ये जैसे ये हॉर्लिक्स होता है और ये बॉर्नविटा और क्या क्या, ये इस तरह की जो चीज़ें होती है, जबकि ये कुछ भी नहीं है। जो घर के जो बढ़िया देसी चने हो और भी अनाज है, जो है गेहूं है, उन सबको मिला करके आपस में पिसवा लो। तो इससे तो ये जो मार्केट की चीज़ें आती है, इससे 1/10 की रेट के अंदर आपको ये चीज़ें घर पर तैयार हो जाएगी। ये प्रचार इन कंपनियों का इतना ज़्यादा होता है, ये बाहर की कंपनियां हैं, इतना प्रचार करती है। बच्चे को 1 चम्मच 2 चम्मच हॉर्लिक्स पिला दो, बॉर्नविटा पिला दो, फिर वो एड में दिखाते हैं कि बच्चा दौड़ रहा है, पहले दौड़ने में दिक्कत होती थी, और फिर वो मम्मी को दिखाते हैं कि मैंने मेरे बच्चे के लिए सोचना शुरू किया क्योंकि वो मेरा भविष्य है। इस तरह से भावनात्मक रूप से भारत के अंदर इस तरह के ऐड बनाए जाते हैं और फिर वो मूर्ख बनाने के काम है। ये कुछ नहीं होता, ये सब फालतू बकवास चीज़ें हैं। बढ़िया अपना अच्छा जो दही, दूध, घी, जो घर की चीज़ें हैं, ये सबसे बेटर है और इनसे बेटर कुछ नहीं होता। लेकिन वो ऐड का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि वो दिमाग से नहीं निकलता। अब कोई चीज़ आपके 100 बार, मान लीजिए आपको कौन सी कोचिंग करनी है, अब कोचिंग का आपका न्यूज़पेपर में इतना ज़्यादा किसी का ऐड आ रहा है, पूरा जो पेज भर के आ रहा है, रोज़ डेली का हर 7वें दिन किसी का ऐड आता है अखबार में। आप मार्केट में निकलते हो, हर जगह उनके होर्डिंग लगे हुए हैं, तो आपके दिमाग के अंदर तो यही होगा ना कि यार ये कोचिंग में कुछ तो बात है इसमें। किसी का चीज़ प्रचार इतना ज़्यादा ऐड से प्रचार हो जाए कि उसमें गुण है कि नहीं है, वो चीज़ें तो बहुत पीछे छूट जाएं। तो ये उसी तरह की चीज़ें होती है। तो सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए नए प्रचालन में जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। तो अब ये क्या है? शक्ति संसाधन है ये जैसे आप मान लीजिए लाइट, बिजली वगैरह है, ये सब चीज़ें शक्ति संसाधनों में आती है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। मैंने ये जो चीज़ें आपको ऊपर बताई है कि जो ये खाने में चीज़ें है, मैं जब बच्चा था मैंने गांव के अंदर ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं। आज के टाइम ये जिम वगैरह होती है कि एक आदमी 100 किलो वेट भी उठा लेता है, तो ये लगता है अरे वाह, कोई किसी ने बाइक भी उठा ली तो कहते हैं अरे इसने 125 किलो की बाइक उठा ली, क्या बात है। मैंने ऐसे ऐसे आदमी गाँव में देख रखे हैं जो एक हाथ से ऊँट को बीच में से उठा के और उसको यूं वापस उसी जगह पे उसको चारों ओर घुमा के और वापस बिठा देते थे। मतलब ऊँट खड़ा है कोई, तो ऊँट का जो बीच का भाग है, एक हाथ से उसको ऊपर उठा देते ऊँट को। अब ऊँट में कितना वेट होता है, तो वो लोग क्या था कि ऐसा तो नहीं है कि वो जाकर के साहब हम तो जिम करेंगे, डंबल उठाते हैं, या वो उन्होंने वो बचपन में हॉर्लिक्स पिया होगा। ये चीज़ें नहीं होती। जो देसी घर का शुद्ध भोजन होता है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। वही घर की खेतों की वही सांगरी की सब्जियां, फोपड़ियाँ, खेलरी,
अब ये कईयों ने तो नाम ही नहीं सुने होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये यही सब्जियां खाते थे। और जब हरी सब्जियां आती थी, ये जुलाई अगस्त सितंबर का समय चलता रहेगा बारिश के कारण, जब हरी सब्जियां होती थी ग्वारफली वगैरह, तब हरी सब्जियां खूब खाते थे। और जब हरी सब्जियों का सीजन नहीं होता था, तब उन्हीं में से कई हरी सब्जियों को सुखा करके रखते थे। कुछ सांगरी बनती थी, कुछ खेलरी, फोपड़ियार, ये चीजें बनाते थे। तो अगर स्वस्थ रहना है और शरीर में बल रहना है, तो वापस जो हमारा खान पान की पत्ती जो पहले वाली है, उसी तरफ ही लौटना पड़ेगा। बाकी फिर आपकी इच्छा है, आप हॉर्लिक्स पिलाओ बच्चों को, या जो आपका दिल करे वो पिलाओ। तो अब देखिए ऊर्जा के परंपरागत सोर्स कौन से हैं। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत सोर्स क्या होते हैं? ऊर्जा के वे परंपरागत सोर्स अच्छा, अब जैसे मैंने ये कहा था कि लोग ऐसा खाना खाते थे गांव में देसी, उस खाने को सिर्फ खाने से ही नहीं होता है, उस खाने को पचाना बहुत जरूरी होता है। सुबह लोग 4 बजे खेतों में काम करना शुरू करते थे, रात के 8 बजे तक खेतों में काम करते थे, 4 से 6 बजे के लगभग तक। यानी सूर्य उदय से पहले खेत पहुंच जाते थे, और सूर्य जब अस्त होने वाला होता था कि अब अंधेरा हो ही रहा है, हो ही रहा है, तब खेतों से रवाना होते थे, और घर तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता था। ये दिनचर्याएं लोगों की, मेरी देखी हुई, मेरी आंखों से, मेरे जो घर के लोग हैं, बाकी गांव के लोग थे, उस खाने को पचाते थे। आज आदमी 1 घंटा जिम करके सोचता है, वो जिम सुबह उनकी 4 बजे शुरू होती थी, शाम के 6 बजे तक वो जिम ही होती थी खेतों में। वो फिर वो खाते थे, तो वो उनके उस चीज का जो है पाचन भी होता था, तब ताकत होती थी वो। कई सोचते हैं कि मैंने देसी खाने का बता दिया, ऊंट की तरह आज ही खाने लग जाओ, क्या दाब के चरो। अब वो ऐसे चरने से नहीं होता है, जो खाते हो उसको पचाना कहीं ज्यादा जरूरी है। परंपरागत सोर्स क्या होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत सोर्स वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य सोर्स हैं। देखिए, परंपरागत सोर्स होते हैं ऊर्जा के, एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत क्या है? जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्मी ईंधन। ईंधन क्या होता है? इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा जो है वो ईंधन से प्राप्त होती है। तो सामान्य रूप से जैसे हम मान लीजिए कोई लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो उससे जो हमें ईंधन प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ये तो है परंपरागत सोर्स। तो इसके बाद में पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। और ये जीवाश्मी ईंधन जो है, ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। तो जो परंपरागत सोर्स है, वैसे नॉर्मली हम देखिए जो ईंधन वाला है उसका इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता। सामान्य रूप से जब भी नाम आता है परंपरागत, उसका नाम आता ही हम कहते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ये परंपरागत ऊर्जा के सोर्स होते हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। तो विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। अब ये जैसे ईंधन का यह है कि उत्तर पूर्वी भारत में ईंधन ले जाती महिला, अब ये लकड़ियां लेके जा रही है, शाम को घर पे इसे क्या बनाएगी? खाना बनाएगी। तो एक तो ईंधन के रूप में जो है ये उदाहरण है इसका परंपरागत सोर्स का, और एक है जीवाश्मी ईंधन। तो मेनली हम जीवाश्मी ईंधन का ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये ऊर्जा के ये खनिज तेल वगैरह, एक ये सारणी बनी हुई है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, लाभ क्या है, हानि क्या है, और प्राकृतिक गैस के क्या लाभ है, ऊर्जा के परंपरागत सोर्स, तो इनके जैसे क्या जो ईंधन के क्या लाभ है, क्या हानि है, कोयले के क्या लाभ है, क्या हानि है।
अब ये जैसे ईंधन के क्या लाभ है, क्या हानि है, सुप्राप्य या आसानी से प्राप्त हो जाता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या है, संग्रहण में अधिक समय लगता है, लकड़ियां इकट्ठी करनी होती है, और दूसरा तो प्रदूषण फैलाने वाला होता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, और निर्वनीकरण। तो ये कई चीजें हैं, सबके लाभ भी हैं। हर जो भी सोर्स है परंपरागत, और हानियां भी है। इसके बाद में देखिए आता है कोयला। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि कोयले से प्राप्त विद्युत ऊर्जा, कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्निहित धूप। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चाइना, यूएसए, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में, झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। तो ये कोयला वगैरह उधर खूब मिलता है। एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें जो मैन जो वो शुरू उनके झगड़ा लड़ाई वगैरह होता है कि वो जो ये झारखंड वाला जो एरिया है, ये उसमें नाम बहुत बार आता है धनबाद। पूरी मूवी के अंदर धनबाद नाम सैकड़ों बार आता है। तो वहाँ उस मूवी के अंदर भी आप देखिएगा कोयला वगैरह खूब निकल रहा है मशीनों से। तो आज़ादी के बाद की क्या स्थिति थी, हर कोई चाहता था कि इस पर हमारा अधिकार हो जाए, या हमें जो है इसका मिल जाए अधिकार यहाँ से कोयला निकालने का। सरकार जो है वो हमें यहाँ से निकालने की इजाज़त दे कोयला। तो ये चीज़ है। तो कोयले में ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो जीवाश्म ईंधन है, दूसरा घरेलू ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है। उद्योगों में लोहा, इस्पात, वाष्प इंजन, ये विद्युत उत्पन्न करने में वहाँ भी उपयोग होता है। और कोयले से प्राप्त जो विद्युत ऊर्जा है, उसको जो विद्युत प्राप्त होती है उसको हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। अब राजस्थान के अंदर कहाँ है तापीय ऊर्जा का कोई प्लांट, तो ये आप लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आपने जो बताया वो सही है नहीं है। राजस्थान में कहाँ पर है, एक ही है या एक से ज़्यादा है, तो ये बताना है आपको। कोयले से जो विद्युत प्राप्त होती है। अब आता है पेट्रोलियम। शब्द की उत्पत्ति कैसे। पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के शब्द पेट्रा, तो क्या है अर्थ, शेल, ओलियम अर्थ तेल, तो यानी पेट्रोलियम का अर्थ हो गया शेल का तेल। शेल मतलब चट्टान। तो पेट्रोलियम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो है पेट्रा, दूसरा है ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है शेल यानी चट्टान यानी रॉक, और ओलियम का अर्थ होता है तेल यानी ऑयल। तो जो शेल से प्राप्त होने वाला तेल, पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से ही होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका भेदन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में, मतलब जहां इसका क्या होता है, शोधन होता है। देखिए वो चीज एक ही है। जैसे साइकिल के अंदर आप जो तेल लगाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रीस, आप जैसे साइकिल में जो आवाज आती है चर चर की, आप आजकल तो इतनी मॉडर्नाइज साइकिल हो गई। पहले मेरे पास में जो साइकिल थी वो थी एटलस, और बहुत लंबे टाइम तक, पूरी मेरी कॉलेज की एजुकेशन तक मैंने एटलस साइकिल ही चलाई है। तो एटलस साइकिल के अंदर मान लो अब उसके ग्रीस कभी सूखता, जो चेन होती थी, या कभी थोड़ी सी भी आवाज़ आती चेन में, तो दुकान वाले के पास ले जाते, और वो एक बोतल आता, उसमें वो ग्रीस होता काला सा, उसको मारता 2-4 बार, और बस फिर किताब तैयार है। तो ये जो ग्रीस जो होता है, और एक गाड़ी के अंदर जो हम पेट्रोल डालते हैं, वो चीज़ वो एक ही है। लेकिन जब उसका शोधन किया जाएगा तो अच्छा जो शुद्ध निकल के आएगा वो तेल निकलेगा, ये वाला जो है पेट्रोल वगैरह डीजल रही है। और कम जो लास्ट में जो एक वेस्ट मटेरियल बचता है, वो वेस्ट मटेरियल जो है वो यही होता है, ये जो ग्रीस होता है ये वाला।
तो जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। तो वहां से जो है ये तेल निकलते हैं। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो ये सऊदी अरब, कतर वगैरह, ईरान, इराक, ये तो कौन से हो गए? भारत के जो पश्चिम साइड के हैं। और अब इराक में तेल वगैरह, ये इतनी मूवीज वगैरह बनी, आपको पता है इराक में तेल वगैरह, ईरान में, सऊदी अरब, कतर में खूब हैं। और ये तेल जो हमें इतना महंगा पड़ता है, ये महंगा पड़ने का कारण ये है कि बाहर से तेल आया जाता है, इंपोर्ट होता है दुनिया भर के, उस पर फिर भारत सरकार, राज्य सरकार सब उस पर लगाती है टैक्स। इस तरह करते करते अगर कोई डीजल पेट्रोल अगर 35 रुपये 40 रुपये भी हो तो वो हमें 110 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये तक जो है वो चीज़ें पड़ती हैं। तो वहाँ बहुत सस्ता है। कोई अगर वहाँ रहता हो तो उसके मौज है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, यानी जो पेट्रोलियम के भंडार हैं उन्हीं के साथ होती है प्राकृतिक गैस। यह तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाते हैं। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जिसके विविध उपयोग हैं। इसका उपयोग शक्ति के क्षेत्र में विद्युत पैदा करने के लिए, उद्योगों में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन, उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और कोकन ईंधन के रूप में किया जाता है। तो प्राकृतिक जो गैस हैं इसके क्या क्या उपयोग हैं? ये भी एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है और ये इसके फिर प्रयोग हैं, ये विद्युत पैदा करने में, उद्योगों में तापन के लिए, ताप के लिए, फिर ये रासायनिक उर्वरक वगैरह, ये सब चीज़ों में। विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। यूके माने हो गया यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। भारत के प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा और असम में स्थित हैं। तो देखिए, जहां से पेट्रोलियम मिलेगा उसके साथ ही हमें प्राकृतिक गैस लगभग वहीं से मिलेगी। तो जहां जहां से ये मिलेगा पेट्रोलियम, वहां वहां से प्राकृतिक गैस। तो ये लगभग नाम वही हैं ऊपर वाले। अब ये सीएनजी गैस क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है। तो ये सीएनजी गैस का बेनिफिट होता है और इसकी रेट भी कम होती है इन डीजल पेट्रोल की तुलना में। अच्छा एवरेज भी मिलता है और ये प्रदूषण भी कम होता है। जीवाश्म ईंधन की हमारी खपत में तेज वृद्धि के कारण चिंताजनक दर से तेल नीचे का ह्रास हुआ है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है और सबसे स्वच्छ जलने वाली जो है वो हाइड्रोकार्बन है, जो विद्युत पैदा करने के लिए जलाए जाने पर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयले के वायु प्रदूषणों का 10वां हिस्सा पैदा करती है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के नवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोतों को जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में समर्थन देने में मदद करती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग से जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक जाने की यात्रा को पार करने में मदद मिल सकती है। तो प्राकृतिक गैस जो होता है ये एक बहुत अच्छा विकल्प के रूप में होता है और जो विद्युत पैदा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा और कोयले के से होने वाले जो वायु प्रदूषक है उसका लगभग 10वां हिस्सा ये पैदा करती है। तो इसलिए एक अच्छा माना जाता है प्राकृतिक गैस जो है उसको। जैसे आप देख रहे हैं ये सीएनजी वाला जो उदाहरण है आपके सामने। अब आता है जल विद्युत। तो ये सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश था नॉर्वे।
बांधों में वर्षा जल और नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। टरबाइन वो जो घूमने वाला होता है राउंड में, घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाती है। तो वो पानी जो ऊपर से गिरता है, तो जब उस मशीन पर गिरेगा तो उसके जो पंखे वगैरह ब्लेड है वो घूमेंगे घूमेंगे, तो वो उससे क्या है, फिर विद्युत का निर्माण होगा। और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बचता है, इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पादन होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो ये है। तो जो भी जल वगैरह है या कोई नदी है, तो उस पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और पानी जो ऊपर से नीचे की तरफ जब गिरता है, तो उसके वेग के कारण जो है उसमें ये जो मशीन होती है, इसमें ब्लेड वगैरह लगी होती है और फिर उससे लाइट जो है वो उत्पन्न होती है, बिजली बनती है। एक शाहरुख खान की मूवी आई थी स्वदेश, अगर आपने किसी ने देखी हो, एक अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी उसकी। उसमें शाहरुख खान किसी गांव के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहां गांव वाले एक जगह से पानी बूंद बूंद करके लगातार पानी गिरता है धीरे धीरे। वो पूछता है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, तो गांव वाले कहते हैं कि भाई साहब पता नहीं, एक बार कोई बिजली गिरी थी यहाँ पे, उसके बाद से बस पता नहीं लगातार वैसे पानी निकलता रहता है, बहता रहता है। अब वो उस मूवी के अंदर शायद वो इंजीनियर था, क्या था, उसने अपना दिमाग लगाया और उसने वहां एक जैसे इस तरह से एक बना दिया डैम टाइप छोटा सा। उसके अंदर सारा जो पानी है वो उस बूंद बूंद से आता हुआ जो पानी गिरता है वो उसके अंदर इकट्ठा होता जाता है। वो उसके बाद उस पानी से फिर नीचे ढाल की तरफ आते 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 वो कोई ऊपर के स्थान पर गिरता है पानी, ढाल की तरफ आकर के, और उस तरह से वो एक मशीन टाइप का बनाता है। इसी तरह से उसमें ब्लेड वगैरह होती है और वहां से पानी जो है फिर वो पूरे वेग से गिरता है। और जो ही वो घूमती है, मशीन घूमती जाती है घूमती जाती है, और जो ही एक निश्चित पॉइंट आता है, आते ही पूरे गांव के अंदर जो है वो लाइट आ जाती है। ये क्या है, ये जल विद्युत का ही उदाहरण है वो। अब ये जल भंडार है और ये जैसे मान लीजिए पानी ऐसे गिरता है और ये जो ब्लेड वगैरह लगी हुई है, तो इसके वेग के कारण ये ब्लेड घूमती रहती है। तो पानी जो है वो आगे जाता जाएगा और बिजली का निर्माण भी होता जाएगा। अब हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे और इनके उपयोग से पर्यावरण के अंदर जो पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। इसलिए गैर परंपरागत सोर्स जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, के उपयोग की आवश्यकता है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा जो है वो स्कॉटलैंड में है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। तो सौर ऊर्जा से तो आप परिचित होंगे, जो ये सौर सेल से बनी हुई जो आती है ये प्लेटें, तो उनसे फिर जितनी सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है उतना ही उस पर विद्युत का निर्माण फिर आगे होता है। लेकिन आज भी इनकी सबसे बड़ी खामी ये है कि ये सौर ऊर्जा से संबंधित जो चीज़ें हैं ये महंगी बहुत होती है, तो जिस कारण से इनको खरीदना इतना संभव नहीं हो पाता सभी व्यक्तियों के लिए। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी जो है बहुत लाभदायक है। अब ये जैसे जैसलमेर, आप बाड़मेर साइड में, आप इधर जाइए जोधपुर साइड में,
आपको खूब इस तरह से सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल, यहाँ तक कि बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, वो पूरा आजकल नए नए जो ऑफिस बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिस, तो जो उनकी ऑफिस की जो छत होती है, पूरी छतों पे इस तरह से प्लेटें लगी हुई होती है। हालांकि वो महंगा एक बार पड़ता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो फिर वो उस हिसाब से वो सस्ता पड़ता है, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो। बिजली के बिल आने से बिल्कुल फ्री हो, और अब तो ये भी सिस्टम है कि आपके एक्स्ट्रा विद्युत अगर बचती है सौर ऊर्जा से ये बिजली, तो आप उस ऊर्जा को, वो जो बिजली है, गवर्नमेंट को भी दे सकते हो। तो कई सिस्टम आ गए उसमें। और ये जो पवन ऊर्जा वाली है, ये जो पवन चक्कियां होती है, आप ये जैसलमेर बाड़मेर साइड में चले जाओ, आपको इतनी पवन चक्कियां दिखाई देगी, वहां पे पवन चक्कियां ही पवन चक्कियां हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। अब आजकल जो ये सड़क पे जो रोड लाइट होती है, तो ये सोलर से चलने वाली होती है, उसके ऊपर एक सोलर की प्लेट होती है और नीचे वो लाइट होती है, तो चलती रहती है उससे। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा एक असमाप्य सोर्स है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं हवा का। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, एक लंबे समय से। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है, ये जो समुद्र के किनारे के तटीय क्षेत्र जो होते हैं और पर्वत घाटियां, वहां ये चीजें देखने को मिलती है, ज्यादा मिलती है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। तो ये चीजें हैं। अब समुद्र के किनारे, जैसे मैं गुजरात में द्वारका जब गया था, भगवान कृष्ण की नगरी, तो द्वारका से जब अपने इस तरफ समुद्र के किनारे, अब द्वारका तो चूंकि क्या है, समुद्र के किनारे है, और द्वारका से किनारे किनारे आप चलते जाओगे तो सोमनाथ आ जाता है। तो ये सोमनाथ, फिर जैसे आगे की तरफ इधर और जो चलते जाएंगे, जैसे दीव जो आता है, केंद्र शासित प्रदेश, तो जब आप इस रूट की तरफ आते हैं तो ये रूट लगभग आपके समुद्र के किनारे किनारे चलता है। ये जैसे समुद्र आपको बहुत बार ऐसा होता है कि सड़क के आपके बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर ही आपको समुद्र दिखाई दे जाता है, तो उस पूरे दूरी के दौरान ये पवन चक्कियां ही पवन चक्कियां थी, क्योंकि समुद्र के किनारे हवा बहुत तेज चलती है वहां। तो वो दृश्य इतना सुंदर लगता है कि समुद्र के किनारे एक तरफ समुद्र तेज, उसकी लहरें दिखाई देती है, और उसके साथ साथ वो पवन चक्कियां, तो बड़ा अच्छा दृश्य दिखने में होता है। फिर आता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिक के रिएक्टरों में नाभिक के विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक यूएसए और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नोरोरो और कर्नाटक में केगा है। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परमाणु ऊर्जा के लिए जो केंद्र भारत में कहां कहां है, तो तमिलनाडु के अंदर है कल्पक्कम, ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र, आणविक ऊर्जा संयंत्र। महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा। और परमाणु ऊर्जा के अंदर मुख्य रूप से हम जिनका प्रयोग करते हैं यूरेनियम और थोरियम। और सबसे बड़े उत्पादक कौन है? यूएसए और यूरोप। और इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा उनके पास पावर है। आज के टाइम में दुनिया में जिसके पास यूरेनियम और थोरियम जैसे जिनके भंडार मिले हुए हैं, वो सब चीजें। अब ये सारा बताया परमाणु ऊर्जा से किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन होता है।
ये नाभि के रिएक्टर हैं, ये गर्म जल हैं, ये विखंडन द्वारा ऊष्मा प्राप्त की जाती है, भाप, फिर ये जो मशीनें हैं, फिर ये जनरेटर और फिर आगे विद्युत का उत्पादन। तो एक बल्ब को जलाने के लिए कितनी रामायण लगती है, कितनी मेहनत लगती है, ये है वो भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, यानी भूमि का ताप। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के सोर्स का रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी। अब ये देखिए, सीधा सीधा प्रश्न आपका बन गया। और भूतापीय ऊर्जा के रूप में जैसे जल वगैरह हैं, झरने हैं, तो वो गर्म लगते हैं हमें कि ये गर्म कैसे आते हैं, तो वो भूतापीय ऊर्जा के कारण। तो इनका ऊष्मा प्राप्त करने में, खाना बनाने में या नहाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। और जैसे यूएसए के पास बहुत बड़े संयंत्र हैं, सबसे बड़ा। बाकी ये कंट्रीज है, भारत में कहाँ है इनके संयंत्र? हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण, ये हो गया। और ये जो है लद्दाख में पूगा घाटी में। तो जैसे भोजन वगैरह बन जाता है इस भूतापीय ऊर्जा से, तो गर्म जल होता है। अब ये बताया गया प्राकृतिक दरार ये भाप जैसे आती है, तो कुएं जल से अब ये जल आएगा, ये फिर वो मशीन जनरेटर, फिर वो ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा के कारण। तो ज्वार कहां आता है? समुद्र में। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। तो अब ये ज्वारीय ऊर्जा बताया गया है, प्रोसेस लगभग वही रहता है। ये जनरेटर वगैरह हो गया, ये उच्च ज्वार, ये निम्न ज्वार भाटा, ये जैसे उच्च ज्वार ये निम्न ज्वार भाटा। तो ये पानी ऊपर उठता है फिर नीचे की तरफ जाता है, तो ये जो लगातार गति होती रहती है उसका प्रयोग करके और ये होता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। फिर आता है बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतु के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैस या ईंधन में बदला जा सकता है। इसको कहते हैं बायोगैस। तो अब जैसे पशुओं का गोबर वगैरह है, रसोई के अपशिष्ट को गैस या ईंधन में हम बदल सकते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। कई बार आपको बहुत सी जगह दिख जाएगा, जैसे जिन लोगों के पास में गाय भैंसे वगैरह खूब हो, तो वो आराम से जो गोबर गैस का प्लांट होता है वो लगा सकते हैं घर में, उनके गैस आती रहेगी घर के अंदर। ये राजस्थान के उत्तर की तरफ का वाला जो भाग है, मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, उधर आपको गोबर गैस के प्लांट घर घर के अंदर दिख जाएंगे। घर घर में लगभग, मतलब जो गाय भैंसे वगैरह खूब रखते हैं, जिनके खेत हो, खेत के अंदर ही जिनके घर वगैरह बने हुए हो, तो वहां नॉर्मली आपको ये गोबर गैस के प्लांट मिल जाएंगे। बायोगैस खाना बनाने, खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पन्न होता है। अब वो विद्युत का उत्पादन करना हो, चाहे बायोगैस, चाहे भोजन बनाना हो, तो अब उसका प्रयोग करने के बाद में जो पीछे जो एक मटेरियल बचता है वो क्या है, आप खाद के रूप में काम में ले सकते हो। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है।
हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, ये चीज़ें। तो ये वाला टॉपिक जो है ये आपका कंप्लीट होता है, और बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर था आपका। तो आप जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ये हम सोल्व करते हैं। निम्न में से कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है? वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वे असमाप्य होते हैं और उनका वितरण असमान होता है। तो सही उत्तर कौन सा होगा इसमें? तो क्या होगा? वे असमाप्य होते हैं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि खनिज समाप्त होते हैं। तो बाकी तीनों ऑप्शन इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? बोलिविया, चिली, घाना और जिम्बाब्वे। अब बताइए तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? चिली। इसके बाद में निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना बनाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी काट लेना और खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? अब मुझे पता है कि ये प्रश्न आपके समझ में अभी तक आया नहीं है कि ये प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है। ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि हम घर के अंदर जो गैस सिलेंडर प्रयोग करते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उसको बचाने में कौन सी विधि काम नहीं करेगी? हमें अब घर पर गैस है, गैस का सिलेंडर, तो ऐसी कौन सी चीज़ हम कहते हैं कि साहब गैस कम से कम प्रयोग हो, हम उसको बचा पाएं? उसके क्या उपाय हो सकते हैं? कौन सा ऐसा कारण है कि वो करने से गैस जो है वो संरक्षित नहीं होगी या उतनी नहीं बच पाएगी? तो देखिए पहला ऑप्शन है पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना। तो ये तो सही चीज़ है, इससे तो गैस बचेगी, संरक्षित होगी। अब जैसे दाल आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहो तो ऐसे आपको हो सकता है कि 10 जो सीटी है लगानी पड़ जाए कुकर में, और अगर आपने उसको भिगो दिया रात को, सुबह आप उस दाल को बनाते हो तो 3 से 4 सीटी के अंदर ही आपका काम चल जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना बनाना, अब प्रेशर कुकर के अंदर आप दाल बनाते हो तो प्रेशर कुकर में खाना बनाने से जो है वो समय कम लगता है, 2-3 सीटी के अंदर नॉर्मली सब्जी में काम हो जाता है। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व ही सब्जी को काट लेना। कितना अच्छा इन्होंने एक व्यवहारिक ऑप्शन आपको बताया है। कुछ लोग जैसे मान लीजिए गैस पर बर्तन उन्होंने चढ़ा दिया, अब उसके बाद में इधर धीरे धीरे सब्जी काटते रहते हैं, वो गैस ऐसे ही जल रहा है वो। तो पहले सब्जी काट लो, फिर गैस पे चढ़ाओ उसको, और खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो ये खुली कढ़ाई के अंदर आप जो भोजन पका रहे हो तो खुली कढ़ाई के अंदर बनाने से कहीं ज़्यादा बेहतर, जैसे जो ये होता है कुकर, इसमें गैस बचती है। तो खुली कढ़ाई के अंदर बनाने से जो गैस है वो संरक्षित उतनी नहीं होती। तो इसका सही ऑप्शन का कौन सा संरक्षित नहीं करेगी? वो हो जाएगा डी, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो ये आपका चैप्टर हो गया, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, 1 घंटे 10 मिनट का जो है ये चैप्टर आपका हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।